हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हमारी सेकंड क्लास है वोकैब स्पेशल बैच की। सभी को गुड इवनिंग। अमित, अभिमन्यु, सोनू, अमित, पारुल, अखिलेश, अनुभव, चलिए सभी को गुड इवनिंग। बहुत संख्या में कमेंट्स आ रहे हैं, नाम बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं आपके, इसीलिए सबका नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अमित, संडे को क्लास होगी? नहीं भाई, संडे को क्लासेस नहीं होती हैं अमित, संडे ऑफ होता है हमारा। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कल क्लासेस बिल्कुल ऑफ होंगी। आप लोगों को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अभी शुभकामनाएं और गुड इवनिंग हो चुकी है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल की क्लास जहाँ पे हमारी ख़त्म हुई थी, थोड़ी सी बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात किया था कि शब्द हमें भूल क्यों जाते हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही थी। और वो न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन होता है उसकी भी चर्चा हुई थी कि एक नई कॉपी बनाओ और वर्ड लिखो 10-10 और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो वो क्यों नहीं हुआ, उसकी शायद उसके रीज़न की चर्चा नहीं हुई थी। देखो, आप अगर किसी भी चीज़ के मेमोरी की बात करो, हाउ डू यू मेमोराइज समथिंग, कोई भी चीज़ आपको याद कब रहती है? व्हेन यू आर एबल टू मेक एन एसोसिएशन विद दैट थिंग। अगर आप उस चीज़ के साथ कोई ना कोई एसोसिएशन बना सकें, कोई कनेक्शन बना सकें, तो आपको कोई भी बात याद रहेगी। एग्जाम्पल बहुत आसान है। हो सकता है आप अपने बचपन में, और होता क्या है, मतलब हो सकता है क्या, होता ही है, आप बचपन में कहीं घूमने गए हों, फिरने गए हों, हो सकता है घटना बचपन की हो, आपका शायद 10th बर्थडे मनाने के लिए कहीं गए हों आप, और कोई घटना वहाँ पे घटी हो, कोई आपको गिफ्ट दिया हो या आपको चोट लगी हो, कोई भी इस तरह की घटना, उसकी स्मृतियाँ बड़े लंबे समय तक हमें रह जाती हैं। वो घटना 10 साल 15 साल पुरानी है, बट स्टिल यू रिमेंबर एंड यू हैव अ वेरी विविड इमेजरी ऑफ दैट। बिल्कुल, हाँ यार क्या बात है, नॉस्टैल्जिया एक आ जाता है। लेकिन कल क्लास में क्या हुआ वो बहुत जल्दी भूल जाता है हमें। अभी पॉइंट ये है कि आखिर यहाँ पे टाइम तो फैक्टर नहीं प्ले कर रहा, क्योंकि वो घटना 10 से 15 साल पुरानी बट स्टिल आपको याद है, और क्लास वाली बात तो शायद एक हफ्ते पुरानी हो या कल की हो, वो भी कई बार हमें भूल जाती है। तो रीज़न वही है, अगर किसी भी चीज़ के साथ आप एक एसोसिएशन बिल्ड नहीं कर पा रहे, और वही बात वोकैबुलरी पे भी अप्लाई होती है। इफ़ यू आर लर्निंग सर्टेन वर्ड्स एंड यू आर नॉट एबल टू मेक एनी कनेक्शन विद दोज लर्निंग्स, आपका दिमाग उसको कभी ध्यान में नहीं रख पाएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रहेंशन का बैच बिल्कुल आएगा विवेक, सीजीएल से पहले पहला बैच खत्म हो जाए फिर लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, और तो देखो, मैं उसी की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ अभिषेक, जो आप पूछ रहे हैं कि वोकैबुलरी के पीछे सबसे पहले कहते हैं ना, इलाज से पहले बीमारी का जानना बड़ा जरूरी होता है। तो ज्ञान तो बहुत मिला, ऐसे हो जाएगी वोकैबुलरी, वैसे हो जाएगी, हुई नहीं ना आज तक। इसीलिए बात कर रहा हूँ कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न वही है कि अगर आप रोज 10 वर्ड ऐसे रैंडम लिख रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद दोज वर्ड्स, तो फिर वो आपको याद नहीं रहेंगे, वो शाम तक भूल जाएंगे। बट जैसे कल आपने देखा, हमने एक ही रूट वर्ड को पकड़ा, वर्ड फॉर्मेशन देखी, पूरी एटिमोलॉजी देखी, और उनसे वो सारे शब्द याद भी रह गए आपको, और पेपर के लिहाज से भी आपको पूरा फायदा होगा। तो क्लास में पहली बात, जब हम रिमेंबर करने की बात करते हैं तो दो तरह की मेथडोलॉजीज हम फॉलो करेंगे। पहली क्या है, पहली तो आपको बिल्कुल जो कल मेथड हमने डिस्कस किया, PRS मेथड, यानी प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स, एक ये मेथड लेके चलेंगे हम। और मैं आपको बता दूं कि इस मेथड से करीब इंग्लिश में 65% टू 70% वर्ड लगभग बनते ही हैं PRS मेथड से। तो इस मेथड से आपके लिए काफी आसान हो जाता है शब्दों को ध्यान में रखना। और दूसरी बात हम करेंगे ग्रुप्स की, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था थोड़ा सा, कि कोई भी चीज तब याद रहती है जब उसके साथ आप एक कनेक्शन या एसोसिएशन बनाते हो। अभी किस तरह के एसोसिएशन, किन तरह के ग्रुप्स हैं हमारे पास? कल हमने जैसे चर्चा की थी किनकी, सिनोनिम्स की या एंटोनिम्स। अब ये दोनों ग्रुप्स हम बचपन से जानते हैं, लेकिन कल हमने देखा था चैलेंज, कि पेपर में हमारे लिए चैलेंज है कि सिनोनिमस शब्दों को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करें। जैसे कल आपने देखा, हमने 3 शब्द नरसंहार के लिए किए, जो मैसेकर था, और आज
जलियांवाला बाग उस नरसंहार की सेंटिनरी भी मनाई जा रही है, 100 साल पूरे हुए हैं उसको, देश भर में उसके लिए श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं। तो हमने कल वो वर्ड किया। अब मैसेकर, कार्नेज एंड और कौन सा शब्द था हमारे पास, जेनोसाइड, ये तीनों के तीनों सिनोनिमस हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि बचपन से सिनोनिमस का अप्रोच जो हमारा रहा कि एक वर्ड के साथ 4 वर्ड रट लो पेपर में, उससे अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपसे पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते, आपको पर्यायवाची शब्दों में डिफरेंस जानना होता है। तो आगे से हमारा फोकस किस पे होगा कि सिनोनिमस शब्दों को हम डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज हैं भाई हमारे पास हैं होमोफोन्स, फिर हैं हमारे पास पैरोनीम्स, फिर हैं होमोनीम्स। और मैं आपको बता दूं, अभी पिछले बैच में भी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ये जो हमारी 3 कैटेगरीज हैं, यानी होमोफोन्स, पैरोनीम्स और होमोनीम्स, इनमें इन कैटेगरीज से हमेशा शब्द पूछे जाते हैं। खासतौर से कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमारे होते हैं वो इन्हीं कैटेगरीज से आते हैं। और होमोफोन्स, पैरोनीम्स और होमोनीम्स तीनों का इस्तेमाल एक्चुअली FIBs के क्वेश्चंस में होता है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कई तरीकों से पूछा जाता है। तो ये सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं, इन सभी में अगर आप सीखोगे शब्दों को तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसानी होगी। सिनोनीम, एंटोनीम, होमोफोन्स, पैरोनीम्स, होमोनीम्स, ये हमारी पेपर वाले कैटेगरीज हैं जो हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसके अलावा भी मैं वर्ड्स कराऊंगा अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे हमारे पास एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं एपोनीम्स। एपोनीम्स, ठीक है, एपोनीम्स हो गया। बिल्कुल समीर, नोट्स भी मिलेंगे भाई, इधर फोकस किया करो जब क्लास चले, तब नोट्स पे नहीं। गड़बड़ आदि हमारी यही होती, जहां होते हैं वहीं नहीं रहते, बाकी हर जगह रहते हैं। कमेंट का ऑप्शन है आपके पास, इसका यह मतलब नहीं कि आप कमेंट ही करते रहेंगे, आप पढ़ने आए हैं, इधर ध्यान रखें। एपोनीम्स है आपके पास, ठीक है। फिर हमारे पास फॉरेन एक्सप्रेशंस बहुत आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि इंग्लिश में लगभग 300 से ज़्यादा भाषाओं से शब्द हैं, और कुछ भाषाएं जो हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, इसमें लैटिन है, ग्रीक है, जर्मन भाषाएं हैं, वहाँ से बहुत सारे शब्द आते हैं। इवन हमारी जो लीगल वोकैबुलरी है, यानी वो सारे शब्द जो कि कानूनी रूप से इस्तेमाल होते हैं, उसमें से ज़्यादातर शब्द एक्चुअली वो लैटिन भाषा से ही हैं। और क्योंकि वो इंग्लिश में इस्तेमाल लंबे समय से हो रहे हैं, अखबारों में आते हैं, और जो अखबार में आता है वही आपके इंग्लिश के पेपर में आता है, बिकॉज द पैराग्राफ्स व्हाट यू गेट दे कम फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स, तो वो वहीं से शब्द उठाते हैं। तो हम इन सारी कैटेगरीज में भी शब्दों को करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एजेंडा होगा, राइट, यूसेज यानी प्रयोग पे लगातार फोकस होगा कि आप किस तरीके से सही शब्द का इस्तेमाल सही जगह पे कर सकें। और उसके भी बड़े सारे पैरामीटर हैं, जैसे कॉनोटेशन, कॉलोकेशन, डिग्री ऑफ वर्ड्स, राइट, कॉन्टेक्स्ट। तो इन सारे पैरामीटर्स पे आप सिनोनिमस शब्दों को डिफरेंशिएट करते हैं, जहां से हमें थोड़ी यूसेज का पता लगता है। और जब यूसेज सीख जाओगे आप, तो फिर चाहे वो क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस हो, फिलर्स के क्वेश्चंस हो, सिनोनिमस एंटोनिमस के क्वेश्चंस हो, कहीं पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा बेसिक ज्ञान था। अब आइए आज के शब्दों की शुरुआत करते हैं। हम इन दोनों मेथड्स के थ्रू क्लास में पैरेलली शब्दों को सीखेंगे। तो सबसे पहले, और कोशिश भी ये करेंगे कि हर क्लास के अंदर आप थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी करें, साथ के साथ हम रूट वर्ड्स भी करें, और कुछ यूसेस पे भी फोकस हो हमारा। सो आज का जो आपके पास सबसे पहला वर्ड मैं दे रहा हूं यूसेस वाले पार्ट के अंदर, जैसे कल हमने वो 3 शब्द 4 शब्द देखे थे अलग अलग कैटेगरीज में। पहला वर्ड है आपके पास, पहला ग्रुप मिल रहा है आपको, ग्रुप का ही, चलो यही शब्द शुरू कर लेते हैं, ग्रुप है। Next word is clique, and the third word is club, और चलो एक और वर्ड मन कर रहा है वो भी ऐड कर देता हूं, that is guild, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 शब्द हैं। अब इन चारों शब्दों में कॉमन सी बात क्या है, ये चारों के चारों कलेक्शन ऑफ पीपल हैं, राइट, ये लोगों का ग्रुप है, लोगों का समूह है। तो अगर ये लोगों का समूह है तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? वाई डू वी नीड दीज 4 वर्ड्स? इसका मतलब इनके यूसेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क है। और ये फर्क, जैसे अगर आप देखो
तो किस पैरामीटर पे? ग्रुप जो शब्द है ये एक्चुअली आपका न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है, ये न्यूट्रल कॉनोटेशन। और आपने एक नया टेक्निकल शब्द वोकैबुलरी के लिए देखा अभी, कॉनोटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर कॉनोटेशन की समझ नहीं है आपको तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, उसको आप आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पैसेज का टोन होता है वो उस पैसेज को में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के कॉनोटेशन पे ही डिपेंड करता है। और कॉनोटेशन का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ वर्ड, यानी शब्द का एटीट्यूड कैसा है, वो वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव तीनों कैटेगरीज में आ सकते हैं। जैसे ग्रुप यहां पे एक न्यूट्रल शब्द है, क्लीक जो है ये आपका एक नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है सेम मतलब के लिए, क्लब जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा? जैसे मैंने कहा कि तीनों के तीनों जो शब्द हैं इनका मतलब क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, राइट, ये कलेक्शन ऑफ पीपल ही है, बट डेफिनेटली इनके यूसेज में कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। सो आप उसको यूज किस तरीके से करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया निकल के आ रहा है? देखो, क्लब आपने सुना होगा, जैसे गोल्फ क्लब होता है या लोग क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि शाम को जाकर के या वीकेंड्स में जाकर के वो गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे हैं। तो क्लब कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो कि कॉमन तरह के कॉमन इंटरेस्ट जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में। तो वो शायद बैडमिंटन का क्लब हो सकता है या किसी वॉलीबॉल का क्लब हो सकता है या गोल्फ का क्लब हो सकता है। सो क्लब इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल आर ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, राइट, या सेम तरह की उनकी हॉबीज हैं, उन हॉबीज को वहां पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो क्लिक वर्ड है, क्लिक का इस्तेमाल, जैसे आपने हिंदी में एक शब्द सुना हुआ है ना, कहते हैं गुटबाजी, व्हाट वी कॉल, सो गुटबाजी, तो उसका अलग मतलब हो गया। सो क्लिक इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली इन वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी इनकी संख्या बड़ी कम होती क्लिक वालों की। ये छोटे लोगों मतलब छोटे नंबर्स, इसमें ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग होंगे, इनकी संख्या बहुत कम होगी, कुछ लोगों का ये ग्रुप होता है। और इसके लिए एक वर्ड और अखबार में आप सुनते हैं क्लिक के लिए, यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, कॉटरी सुना होगा आपने। तो ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, और इसका इस्तेमाल एक्चुअली नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे गैंग सुना है आपने, राइट, लोगों की गैंग है, तो गैंग के अंदर सरदार होगा और उसके कुछ 2-4 गुर्गे होंगे, राइट। तो ये इनका उस तरह के ग्रुपिंग को आप क्या कह लेते हो, वो क्लीक कह लेते हो। तो क्लीक हैज सम नेगेटिव कॉनोटेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों से उतने मिलते जुलते नहीं। अब देखो, क्लीक जो हो गया वो थोड़ा अनफ्रेंडली हो गया, जबकि क्लब कैसा है, ये फ्रेंडली है। और ग्रुप जो शब्द है वो न्यूट्रल कॉनोटेशन का वर्ड है, एंड इफ द वर्ड इज ऑफ न्यूट्रल कॉनोटेशन तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंस में लूजली इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपको ये शब्द मिल गया, ठीक है, अनफ्रेंडली मिल गया, इसके बाद एक ब्लैंक प्लेस था और आपके पास चॉइस थी कि आप क्लीक के साथ जाओ या क्लब के साथ जाओ। अब आपके पास ये चॉइस है, आप किसके साथ जाओगे? हाँ जी, आंसर मी, अनफ्रेंडली वर्ड है, उसके बाद ब्लैंक प्लेस था, 4 ऑप्शन थे, 2 तो आपने बाहर कर लिए क्योंकि उनका लेना देना नहीं था जो कॉन्टेक्स्ट है उससे। लेकिन यहां पे क्लिक और क्लब ये दोनों लोगों के साथ हैं, किसके साथ जाओगे आप, बताएं प्लीज। बिल्कुल सार्थक, सब बताऊंगा भाई धीरे धीरे। वोकैबुलरी स्पेशल बैच इसीलिए है ना कि वोकैबुलरी में भी बहुत ज्ञान है। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी तो फिर आपको इन सभी का फॉर्म दिखाई देगा। वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। यहां पे आप क्या लेके आओगे, क्लिक, मैं इसी की बात कर रहा हूं। और जब इस तरह की समझ वोकैबुलरी की बेहतर होती है आपकी, तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। चले, बहुत अच्छे, सभी का जवाब बिल्कुल सही। हर्ष, रॉकेत, बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं, पढ़ा भी नहीं जाता। सिद्धांत, अभिषेक, अनारुल, शिवम, सत्यम, सचिन, ऋषभ, चले बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो
जो क्लोज टेस्ट है वो कॉम्प्रिहेंशन के बैच में होता है, यहाँ वोकेबलरी ही करते हैं हम पर्टिकुलरली। चलो, तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई। और अब आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं गिल्ड वर्ड की। आपने कई बार सुना होगा, इवन अवार्ड शोज में आता है कि भाई स्टार गोल्ड पे प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड है, ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड है। तो गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड हो जाता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, यानी एक ही तरह के काम में जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कह लेते हैं? दैट इज कॉल्ड गिल्ड। सो अगर प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड है तो इसका क्या मतलब है? जैसे आप देखते हो पीपल्स चॉइस अवार्ड, चैनल्स वाले कहते हैं कि आप इस एक्टर के लिए ए मैसेज करिए, इसके लिए बी भेजिए, इसके लिए सी मैसेज करिए। तो वो वोटिंग के थ्रू जनता की पसंद के आधार पर बेस्ट एक्टर या बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्ट्रेस ये चूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड है, इसका मतलब क्या कि जो प्रोड्यूसर्स की फ्रेटर्निटी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि कौन सा बेस्ट एक्टर है, कौन सा बेस्ट डायरेक्टर है, या जो भी बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं। तो गिल्ड हम इस्तेमाल करते हैं एक ही तरह के, बिल्कुल स्टार्स गिल्ड अवार्ड, जो भी हमारे एक तरह के प्रोफेशन के लोग हैं। रितेश कह रहे हैं सर बैंक का कोई बैच लाओ ना। बिल्कुल ला रहा हूं भाई, जल्दी पता लग जाएगा आपको, 2 से 3 दिनों के अंदर, नेक्स्ट वीक में उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, ठीक है। बिकॉज बैंकिंग में तो इन्हीं सब चीज़ों की समझ चाहिए होती है आपको बड़ी गहराई से। एसएससी का लेवल भी खैर अपग्रेड लगातार हो रहा है। चलिए आपको यहां पे 4 शब्दों के बीच में जो कि कॉमन मतलब रखते थे, देखिए वो वाला काम हम लगातार करते रहेंगे और ये मैं हर क्लास में आपको दूंगा इन तरह के शब्द, बिकॉज इनसे ही और यही शब्द हमें पेपर में परेशान करने वाले हैं। आपने देखा ग्रुप में जब भी हम सिनोनिमस वर्ड की चर्चा करेंगे तो हमेशा हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? हमारा फोकस होगा उन शब्दों के डिफरेंस को जानने में। आइए एक और वर्ड इसी कैटेगरी में करते हैं, ये भी बहुत परेशान करता है। वर्ड है आपके पास असेंट, नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट, नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, नेक्स्ट वर्ड है कंसीड। ये भी बहुत मैचेस की कमेंट्री में सुना होगा आपने। और फिर एक वर्ड है आपके पास कॉन्सोनेंस। अभी मैंने 5 वर्ड दे दिए, 5 वर्ड आपको दे दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल गिल्ड का इस्तेमाल गर्वित एक तरह के प्रोफेशन में ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्टर्स का गिल्ड होता है, डायरेक्टर्स का गिल्ड होता है, प्रोड्यूसर्स का गिल्ड होता है। तो गिल्ड जनरली हम इस्तेमाल करते हैं एक तरह के प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के लिए। अब आ जाइए, ये शब्द हैं हमारे पास और ये क्यों मैंने चूज किया है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि सबके शब्द लगभग सिनोनिमस वर्ड हैं, सभी का लेना देना अग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरह की अग्रीमेंट या सहमति से जुड़े हुए शब्द हैं ये, ठीक है। तो अब सवाल फिर हमारा ये पैदा होता है कि जब सारे के सारे शब्द सिमिलर मीनिंग के हैं तो आखिर इनमें फ़र्क क्या है? तो ये सभी सब के सभी अग्रीमेंट हैं, लेकिन इनके अग्रीमेंट में क्या फ़र्क है आइए ज़रा उसको समझते हैं। असेंट क्या होता है? सो दिस इज़ द ऑफिशियल अग्रीमेंट, यानी जब किसी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति, खासतौर से किसी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो है वो, या जिस भी इंसान के पास अथॉरिटी है किसी भी तरह की, जब वो किसी चीज़ के लिए अग्रीमेंट देगा तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे आएगा असेंट। जैसे आप सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट टू दिस बिल, यानी राष्ट्रपति ने इस बिल के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो वहाँ पे सहमति के लिए अग्रीमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। अग्रीमेंट जो है वो एक जेनेरिक वर्ड है, वो एक नॉर्मल सा शब्द है। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आएगा या जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे तो वहाँ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, वहाँ जेनेरिक वर्ड नहीं आता। तो यानी
जैसे राष्ट्रपति महोदय ने इसके लिए अपनी सहमति दी, इसने बिल के लिए अपनी सहमति दी, वहां पे प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट। कंसेंट वर्ड तो बहुत ही बेसिक सा शब्द है, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। कंसेंट क्या मतलब होता है कंसेंट का? अंकित पूछ रहे हैं सर आप जो करा रहे हैं वो काफी है या कहीं से और कुछ करने की जरूरत है? अंकित भाई स्कूल से बाहर निकलो हैं, नेशनल लेवल के कंपटीशन पे हो, हमेशा लर्निंग की भूख रखो तब ऊपर पहुंचोगे। स्कूल वाली आदत नहीं कि बेटा ये 5 चैप्टर से पढ़ लो यहीं से आएगा, वैसे कंपटीशन नहीं होते, ठीक है। सत्यम जो आप असेंट कह रहे हैं ना, उस असेंट पे भी आएंगे हम, उसका मतलब ही बिल्कुल अलग है, वो होमोफोनस कैटेगरी में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या गणित है इंग्लिश का। कंसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अग्री तो कर रहे हैं आप, लेकिन अग्री टू परमिट, यानी जब आप किसी को कोई परमिशन देने के लिए अग्री करते हैं तो वहां कंसेंट आता है। जैसे कि आप स्कूल्स में जब थे और आपको अपने स्कूल में ट्रिप पे ले जाया जाता था, तो स्कूल अथॉरिटीज जो भी आपके क्लास टीचर्स होती थी वो क्या कहती थी? बेटा पेरेंटल कंसेंट लेके आओ, माता पिता से इस पेपर पे लिखा के ले आओ कि हम आपको लेके जा रहे हैं इस ट्रिप पे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो माता पिता वहां अपनी अग्रीमेंट ही दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं कि आप मुझे मेरे बच्चे को ट्रिप पे ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सो वो क्या है? वो अग्रीमेंट है, लेकिन परमिशन देने के लिए। सो जब आप अग्री करते हैं किसी को परमिट करने के लिए, परमिशन देने के लिए, तो वहां टिपिकली कौन सा वर्ड आएगा? कंसेंट आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सीड शब्द का क्या मतलब होता है? एक्सीड का मतलब होता है अग्री है यहां पे भी आप, लेकिन अग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट, यानी आपसे किसी ने किसी तरह की रिक्वेस्ट की या डिमांड की, अगर आप उससे सहमति जताते हो तो वहां पे वर्ड क्या आएगा? एक्सीड, राइट। जैसे सीधा सीधा आ जाए कि जस्टिस जगदीप डिड नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ राम रहीम। जब राम रहीम को सजा हो रही थी तो जस्टिस जगदीप जो कि पंचकुला कोर्ट के जस्टिस है जिन्होंने वो सजा दी, जब राम रहीम ने उनसे ये कहा कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए तो उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो यहाँ पे क्या हो गया? जस्टिस जगदीप डिड नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ राम रहीम, राइट। तो वहां पे रिक्वेस्ट से अग्री नहीं किया कि मेरी सजा कम कर दो, मैं बीमार हूं, इस बात को नहीं माना। तो अगर आप किसी के रिक्वेस्ट से या डिमांड से अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लगाते हैं? एक्सीड। गर्वित इस समय मैसेज ना करो मेरे भाई, आप जब मैसेज करोगे तो आपका फोकस वहां पे है, उस चक्कर में कुछ और खो जा रहा है। सो व्हाइल आई एम टीचिंग यू, डू नॉट मैसेज इन दैट मोमेंट, ठीक है। कंसीड, कंसीड वर्ड का इस्तेमाल कहां पे होता है? हाँ जी, कंसीड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? मैंने कहा कि आप मैचेस के दौरान भी, स्पोर्ट्स में भी ये शब्द बहुत सुनते हैं। व्हाट इज कंसीड? एक तो कंसीड का मतलब हो गया, और यहां से 2 एरो निकालते हैं। एक तो मतलब हो गया कि आपने जब किसी स्पोर्ट्स में अपनी हार मान ली है, ठीक है, कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, आपने जो स्कोर खड़ा कर दिया वो वहां तक हम पहुंचने ही नहीं वाले, हमें पता है, दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। तो वहां पे आप कंसीड कर रहे हैं, यानी आपने अपनी असफलता को मान लिया है, उससे अग्री कर लिया है, आप उससे बिल्कुल सहमत हैं कि वो आपके रेंज के बाहर का टारगेट है। तो कंसीड हो गया, ठीक है। एक तो हो गया स्पोर्ट्स वाला मामला, और दूसरा कंसीड का क्या सेंस निकल के आएगा जहां पे हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को पहले मना कर दिया, आपने कह दिया नहीं ये चीज जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी आपने उसके ऊपर मुहर लगा दी कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन आपसे एक बार गलती हो गई और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हाँ यार वो चीज मैंने गलती से कर दी थी, तो आप दोबारा जब अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो तो उस सेंस में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंसीड का। तो ये दोनों की दोनों मीनिंग्स हैं, यानी अब देखो लगभग लेना देना वैसा ही है कि वहां पे भी आपने सरेंडर कर दिया,
आप ये मैच हार चुके हैं, आप वो कंपटीशन लूज कर चुके हैं, वो मान चुके हैं आप, और वहां पे कंसीड करने का मतलब क्या है कि यू आर अग्रीइंग टू समथिंग, यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग ऑफन अनविलिंगली, मतलब आपका मन नहीं है, आपकी इच्छा नहीं, आप बड़े चौड़े में थे, आपने शुरू में उसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि भाई वो तो चीज सही थी, तो अनमने भाव से ही, क्योंकि सही है मानना तो पड़ेगा, तो वहां पे फिर क्या इस्तेमाल होता है, कंसीड का। तो इन दोनों मीनिंग्स को आप साथ के साथ लिख लीजिए, राइट। पहला तो क्या हो गया, टू एडमिट दैट you have lost a competition, आप कंपटीशन को लूज कर चुके हैं। आप ये जब मान लेते हैं तो वहां पे एक कंसीड का इस्तेमाल हो गया, जो कि मैचेस में आप बहुत बार देखते हैं, खासतौर से टेस्ट मैचेस के दौरान, क्योंकि 5 दिनों तक मैच चल रहा होता है और टीम को पता ही लग जाता है कि वो टीम वो मैच जीतने वाली है या नहीं है, तो वहां पे कंसीड का इस्तेमाल। हर्ष पूछ रहे हैं कंसेंट का मतलब, हर्ष कंसेंट मैंने बताया, इतना बेसिक एग्जांपल इसीलिए स्कूल वाला दिया था भाई, पेरेंटल कंसेंट। देखो हर शब्द के साथ मैं बहुत कुछ एग्जांपल भी बोलता हूं। आपका काम क्या है कि जब आप वहां पे घर पे बैठे हुए कोर्स देख रहे हैं तो आप अपने नोटबुक के साथ देखें और उन छोटी छोटी चीजों को नोट कर लें। अब जैसे कंसेंट के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया भाई, पेरेंटल कंसेंट। अगर ये अब आपके नोटबुक में रहेगा, और मैंने स्कूल के ट्रिप की बात की और बहुत सारी इस तरह की बातें, तो आपको समझ में आ गया कि ओके, माता पिता से उस पेपर पे परमिशन लेके आनी है कि आप हमारे बच्चे को ट्रिप पे लेके जाएं। तो कंसेंट का मतलब क्या लिखा है, अग्री टू परमिट। किसी को परमिशन देने के लिए जब आप अग्री करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे कंसेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है। या जब आप हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, आपके घर के कोई सदस्य का कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, कंसेंट लेटर पे साइन कराते हैं, राइट। घर के सदस्यों से साइन कराया जाता है कि हम इन्हें लेकर तो जा रहे हैं साबुत, कोशिश बिल्कुल भरपूर रहेगी कि हम इनको स्वस्थ रूप में लेके आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो क्या है, कंसेंट लेटर। आप बहुत एडवेंचर के शौकीन हैं, आप कहीं बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके का कर रहे हैं आप, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां भी कंसेंट लेटर पे पहले साइन कराया जाएगा कि आप ये बंजी जंपिंग कर रहे हैं, ये आपका अपना फैसला है। अब ऊपर उड़ते उड़ते ही आपको जंप मारते मारते हार्ट अटैक आ जाए तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी आप अग्री हैं परमिशन देने के लिए। आई होप हर शब्द आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही मैंने यहां पे क्या बोला था अभी, प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट टू दिस न्यू बिल। अब मैं अगर एक एक वर्ड के साथ पूरा का पूरा सेंटेंस लिखूंगा, मेरे को शब्द सिखाने हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि भाई वीडियोस में बोल तो दिया ही गया, ये कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर ने एक बार बोल दिया तो वो छूट गया। लेकिन मैं अगर हर बोलने वाली चीज को यहाँ पे लिखूंगा और मैं चुप रहूंगा तो फिर क्लास का मजा खत्म है और वो क्लास बहुत ही लंबी होगी और बोरिंग होगी। तो आपका काम क्या है कि वीडियोज आपके पास अवेलेबल हैं, हर बोली गई बात, हर एग्जाम्पल क्लास खत्म होने के बाद भी दोबारा देखोगे तो बहुत कुछ और नया मिलेगा। क्लास में तो जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है आपको, तो इन एग्जाम्पल्स पे फोकस करें। हम यूसेज की बात कर रहे हैं और यूसेज तभी पक्का होगा जब आपका कमांड होगा उस शब्द के ऊपर, ठीक है। सत्यम कह रहे हैं कि सर ये सारे वर्ड मिले थे एसएससी सीजीएल में, मैंने कल पढ़ा था, यू आर बेस्ट सर, लव यू। लव यू भाई सत्यम। बिल्कुल मिलेगा, उसकी चिंता मत करो, अभी तो एक ही क्लास हुई है, पूरा पढ़ के तो देखो। आपको कोई शब्द ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम्स में आए और इन क्लासेस में ना हुआ हो। लेकिन मैं वो वाली बात नहीं करता कि बेटा ये वाला मेरा वाला पढ़ लो तुम्हारे जीवन में बाहर आ जाएगी, ये गोलियां नहीं देता मैं, तो वो काम नहीं होता है एक कोच का, एक टीचर का, गोलियां देना, वो तो बचपन से मिल रही हैं हमें। यहाँ पे अब कम से कम संभल जाओ भाई, अब तो सीख लो। और एक बार आप जब असेंट अंकित राम रहीम वाला केस नहीं था मेरे भाई, एक्सीड था राम रहीम, मिक्स नहीं करेंगे हम। एक्सीड में मैंने कहा जस्टिस जगदीप डिड नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ राम रहीम, तो उसने जज साहब से गुहार लगाई कि मैं बीमार हूं, मेरी सजा 20 साल से कम कर दी जाए, लेकिन वो अग्री नहीं हुए, वहां पे वो सहमत नहीं हुए उस चीज से, वो उसकी डिमांड या रिक्वेस्ट थी। तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सीड का। और कंसीड की बात हम कर रहे थे, राइट। एक मतलब आपके सामने लिखा हुआ है और दूसरा मतलब भी लिख लीजिए, ये भी एडमिट है,
टू एडमिट समथिंग, इवन ज़्यादातर ये अनविलिंगली होता है क्योंकि इंसान पहली बार उसको मना कर चुका है, इसीलिए अनविलिंगली भी लिख सकते हैं आप, यानी बेमन से ही है। टू एडमिट समथिंग ऑफ एन अनविलिंगली, राइट। तो यानी आप बिना मन के उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, जिसको शुरू में आपने नकार दिया था। और अब आ जाओ कॉन्सोनेंस, इस वर्ड की बात कर लें। ये भी आई थिंक मुझे याद आ रहा है, एक मैं बैंकिंग का बैच ले रहा था 2017 के बैंकिंग के पेपर में, IBPS में एग्जैक्टली वर्ड आ गया पेपर से 2 दिन पहले। तो कॉन्सोनेंस वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है ये भी। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वही इन अग्रीमेंट, इन अग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस या इन हार्मनी, ये सारे मतलब के सेंस में ये इस्तेमाल होता है। और मैं इसके लिए एक सेंटेंस लिखूंगा जिससे आपको ये हमेशा के लिए दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सुजीत, कंसीडर्ड 2 रन्स इन क्रिकेट। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कॉन्सोनेंस के लिए, ध्यान से आप समझेंगे, और मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे कि भाई योर काउंटेनेंस, your countenance is not, ये नजर आ रहा है ना आपको, is not in consonance with your words। ये सेंटेंस है, योर काउंटेनेंस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद योर वर्ड्स। अब देखो यहां 2 थोड़े से मुश्किल शब्द आपको मिल गए। एक तो काउंटेनेंस मिल गया, और अभी हम बात कर रहे थे ना कंफ्यूजिंग वर्ड की, तो कई बारी काउंटेनेंस को कॉन्सोनेंस के साथ भी कंफ्यूज करते हैं। और मैं आपके लिए काउंटेनेंस का मतलब लिख देता हूं। काउंटेनेंस का मीनिंग एक्चुअली होता है फेशियल एक्सप्रेशन। सो ये वर्ड था हमारा काउंटेनेंस, और काउंटेनेंस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। अब पूरा मतलब आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे इस शब्द का मतलब आपको बता दिया मैंने। ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि योर काउंटेनेंस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद योर वर्ड, यानी तुम्हारे चेहरे के भाव तुम्हारे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहे, ठीक है? तुम्हारी जबान कुछ और बयां कर रही है और तुम्हारा फेस कुछ और बता रहा है, यानी तुम्हारे शब्द और फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डेंस में नहीं है, हार्मनी में नहीं है, अग्रीमेंट में नहीं है। आंखें और फेस कुछ और बता रहा है और बोल तुम कुछ और रहे हो। तो कॉन्सोनेंस इस तरह के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी जब आपके एक्शन में, जब आपके इमोशंस में एक अग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, एक डाइकॉटमी नजर आ रही है। और देखो ये तो इन शब्दों के मतलब थे, अब कुछ हम ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ चल रहे हैं, राइट? सो कॉन्सोनेंस का मतलब आपको पता तो लग गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंस? अग्रीमेंट, ये भी अग्रीमेंट है बिटवीन एक्शंस या ओपिनियंस। जब इन तरह की चीजें हो, यानी आप जो भी विचार रखते हैं, जो भी एक्शन है, अगर उनके बीच में मेल नहीं है, बिल्कुल मेल शब्द से हमने बताया, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस सिंपली भी इस्तेमाल हो सकता है। इन अकॉर्डेंस तो आपको पता ही है, ठीक है? सो ये हमारे इन शब्द थे। अब यहां से थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग बात हम देखेंगे। ये तो चलो मतलब हो गया, एक बार मैं आपके लिए फिर से रिकैप कर देता हूं। अभी तक हमने ये 5 वर्ड देखे जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, राहुल गांधी काउंटेनेंस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हिज वर्ड्स। चलिए राहुल, यहाँ पे हमने 5 वर्ड लिखे और सभी का मतलब अग्रीमेंट था। एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। असेंट वाज व्हाट?
ये भी अनुमति है, सहमति है जब किसी बड़े पद पे बैठा व्यक्ति, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ऐसे पद पे या किसी भी अथॉरिटी पे बैठा हुआ व्यक्ति जब किसी भी चीज के लिए अपनी सहमति देता है तो वहां पे बेहतर शब्द, देखो इंग्लिश में हमेशा होता है मोर अप्रोप्रिएट, और बेहतर क्या है, अग्रीमेंट गलत नहीं कह दिया जाएगा, लेकिन अगर उससे बेहतर शब्द उसने ऑप्शन में दिया है तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि आप उसको चूज करें। तो असेंट का मतलब होता है ऑफिशियल अग्रीमेंट, क्योंकि मौखिक नहीं है, वो कहते हैं ना राइटिंग में दीजिए मुझे, वो रिटन है, ऑफिशियल है। तो अगला शब्द है कंसेंट। कंसेंट भी अग्रीमेंट है लेकिन सहमति जताने के लिए। आपसे कोई अगर परमिशन लेगा तो वो आपसे कंसेंट लेटर पे साइन कराता है, तो कंसेंट लेटर अनुमति देने वाली सहमति है। अगला शब्द था एक्सीड। एग्जाम्पल बोल दिया है आपको, बहुत बार बता भी दिया अभी तक। एक्सीड क्या है, जब आपसे कोई डिमांड या रिक्वेस्ट करे और आप उससे अपनी सहमति जता रहे हैं तो हम एक्सीड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला शब्द था कंसीड। दो अलग अलग सेंस में यूज होता है, दोनों मतलब आपके लिए लिख दिए। कंपटीशन में, किसी मैच में, किसी स्पोर्ट्स में अगर इस्तेमाल हो रहा है, कंपटीशन है वो, स्पेलिंग सही कर लेना भाई, लिखने में छूट गया है, कॉम्पिटिशन लिखा हुआ, कंपटीशन है वो। सो टू एडमिट दैट यू हैव लॉस्ट अ कंपटीशन, यानी आप मान चुके हो कि गेम आपके हाथ से निकल चुका है, वहां पे वो आपने एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अग्री कर लिया। और वही लगभग सेंस इधर भी है कि यानी आपने किसी चीज को पहले मना कर दिया था, उसे गलत कह दिया था, नकार दिया था, और बाद में फिर जब आप उसको मानते हो कि नहीं ठीक है, सही है, उसी लिखा है ऑफन अनविलिंगली, क्योंकि इंसान का ईगो बीच में आ जाता है। तो वहां पे भी ही कंसीडर्ड द फैक्ट। ही कंसीडर्ड द फैक्ट का मतलब कि ही, पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस चीज से नकार दिया था, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट कि ये चीज सही थी, लेकिन अब वो ही कंसीडर्ड द फैक्ट। और लास्ट वाला शब्द बहुत अच्छा था, कॉन्सोनेंस वर्ड का मतलब होता है जब चीजें मेल में हो, मेल मिलाप में हो, राइट। यानी जैसा यहाँ पे लाइन से आपको साफ साफ दिखा कि जो तुम्हारे चेहरे के भाव हैं वो तुम्हारे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहे। तो कोई चीज जो अग्रीमेंट में हो, हार्मनी में हो, अकॉर्डेंस में हो, उस सेंस के लिए हम कॉन्सोनेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज द वोकैबुलरी जो कि कमांड आपको देगा। और मैं बता दूं कि जो जनरली एसएससी का लेवल, डिफिकल्टी लेवल तो नीचे होता है ना, ये पेपर्स के डिफिकल्टी लेवल है। एसएससी से ऊपर आईबीपीएस, आईबीपीएस से ऊपर एसबीआई, जिसके लिए बैच जल्दी ही लेके आ रहा हूं, और एसबीआई पीओ जो है उसके ऊपर फिर वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का रैंक है। तो सरकारी नौकरियों में ये डिफिकल्टी लेवल है, और इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो हल्के लेवल का बच्चा है वो रट्टाफिकेशन वाला है, सर उतना ही तो आएगा, उसको वही घुट्टी बचपन से मिली है। तो वो बच्चा नीचे लेवल का है, वो रटने वाला है, वो वहां पे फंस जाएगा। लेकिन जो बच्चे बेहतर सीखने में इंटरेस्टेड है और उन्हें पता है कि पहली नौकरी पहली सीढ़ी है, वो जीवन भर के लिए नहीं है, जैसे जैसे अपनी काबिलियत बढ़ाऊंगा वैसे नौकरियां बढ़ेंगी, वैसे ही ग्रोथ बढ़ती है, वैसे ही आपके पैसे बढ़ते हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं। तो वो आपकी मेहनत के ऊपर है। फोरम सभी को कॉमन मिलता है, तो हम सभी इसी लिहाज से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अपनी अंग्रेजी की समझ को बेहतर करें। और जब आप इन तरह की समझ को चाहे पेपर में या कहीं बोलने में इस्तेमाल करोगे तो आप भीड़ से बिल्कुल ही अलग नजर आओगे। एंड इन टुडेज टाइम इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप भी भीड़ के भेड़ हैं, यू आर जस्ट शीपल, व्हाट वी कॉल इन द मॉडर्न टर्म, शीप प्लस पीपल, and you are not able to cultivate a different identity out of the crowd, कोई आपको नहीं पूछने वाला। और इट्स अ नॉलेज इकोनॉमी, तो ज्ञान, यही ज्ञान है जहां पर रट्टाफिकेशन नहीं है, तभी इतना समय लगता है शब्दों को बताने में। अब आइए, जो मैं इसके मैथमेटिक्स की बात कर रहा था, थोड़ा वो भी आपसे कर लूं। ये तो मीनिंग का पार्ट था, आइए थोड़ा सा लर्न करेंगे हम व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ इंग्लिश। अभी हमने बात की थी एक कैटेगरी की जिसका नाम क्या था, होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमो का मतलब होता है सिमिलर, आपको पता है, और फोन का मतलब क्या होता है, साउंड, यानी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट डिफरेंट इन मीनिंग्स एंड डिफरेंट इन स्पेलिंग एज वेल। अब जैसे यहाँ पे एक असेंट वर्ड लिखा था, और आप में से ही कमेंट आ रहा था किसी का, 2-3 बार उन्होंने वर्ड लिखा है, नाम तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। असेंट के साथ आपके पास ये भी शब्द आता है, असेंट। अब देखो,
और फिर आपके पास आता है एक्सेंट। अब क्या हो गए? अब ये तीनों के तीनों वर्ड आपस में हो चुके हैं होमोफोनस। ये होमोफोनस है, ये सिनोनिमस नहीं है, ये होमोफोनस हैं, यानी सिमिलर साउंडिंग है, बट स्पेलिंग्स में भी अलग हैं। और देखो मैं सिमिलर साउंडिंग बोल रहा हूं, सेम साउंड नहीं बोल रहा, मिलते जुलते हैं, अंतर तो थोड़ा होगा। ये एक्सेंट है, वो असेंट है, असेंट है, बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। तो असेंट का मतलब तो अभी आपने देखा ही, अग्रीमेंट था। ये असेंट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंड, बढ़ते हुए क्रम में, तो वही वाला असेंड है ये। और अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं मैथमेटिक्स कह रहा था, अगर आपको पेपर में ये पूछा जाए कि बेटा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ असेंट, तो आप क्या लिख के आओगे? आप लिख के आओगे डिसेंट। हाँ जी, डिसेंट। और डिसेंट शब्द का मतलब क्या होता है? डिसअग्रीमेंट। डिसअग्रीमेंट मतलब होता है, तो अब देखो असेंट में भी डबल एस, तो डिसेंट में भी डबल एस। और अब पूछा जाए इस असेंट का अपोजिट क्या होगा, तो ये क्या होगा? ये आपका डिसेंट हो जाएगा। यानी यहां पे एस सी था तो इधर भी क्या आ गया? एस सी। मैं इसी की बात कर रहा हूं कि वर्ड फॉर्मेशन पेड़ से नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा तो लॉजिक होगा। तो असेंट का मतलब ऊपर जाना, डिसेंट का मतलब नीचे जाना, ये दूसरे वाले जो शब्द हैं, राइट। और ट्रांसेंड, ट्रांस का मतलब बियॉन्ड, दूसरी तरफ भेज देना, इज अ ट्रांसेंड। Assent is agreement and dissent is disagreement. Voice of dissent ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो अखबारों में इस्तेमाल होता है। और जो हमारे कन्हैया कुमार जो इस बार बेगूसराय से चुनाव भी लड़ रहे हैं, जब उनकी पूरी वो मुहिम शुरू हुई थी 2016 में, तो इवन द हिंदू पे सेकेंड पेज पे लगातार जो कवरेज थी वहां पे टाइटल ही यही आता था, वॉइस ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब एक दूसरे तरह की आवाज, जो काउंटर पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं, जिसको आप अखबारों में पढ़ते हैं ओपेड पेज, अपोजिट एडिटोरियल, एंड दैट इज द काउंटर पर्सपेक्टिव। सो वो डिसेंट की आवाज है, वो डिसएग्रीमेंट की आवाज है, राइट। वी आर अग्री टू डिसएग्री, और वही एक स्वस्थ समाज की पहचान होती है। तो अब देखो ये शब्द आपस में कैसे हो गए? एंटोनिमस हो गए। लेकिन अगर आप इनके साथ जाएं तो अभी एक वर्ड और भी आप लिख सकते हैं यहां पे, जहां पे ये तीनों फिर होमोफोनस हो जाएंगे। अब आपको बताइए ही इज अ डिसेंट पर्सन में डिसेंट का क्या मतलब होता है? तो ये तीन शब्दों का समूह अपने आप में क्या है भाई? होमोफोनस है। सिमिलर साउंडिंग थे लेकिन स्पेलिंग अलग थी और मतलब भी अलग था। वैसे ही ये तीन शब्द कैसे हैं? होमोफोनस हैं। अब एक्सेंट तो आपको पता ही है, बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग, दैट्स द अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, राइट। सो एक्सेंट बोलने का तरीका हो गया, मतलब आपको पता है। तो ये सारे के सारे आपस में होमोफोनस। और इधर क्या नजर आए आपको? इधर नजर आ गए कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। वैसे ही हमने यहां पे कॉन्सोनेंस वर्ड किया है। अब देखो कॉन्सोनेंस वर्ड का एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिसोनेंस। हाँ जी, आ गई आवाज अभी? अब आवाज आ गई होगी आपको। बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी एक्चुअली, इसीलिए आवाज की दिक्कत आ गई। तो आ जाइए वापस अपनी चर्चा पे चलते हैं। तो वही बात मैं कह रहा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस वर्ड आपको मैं समझा रहा था। और कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब वही है, कॉग्ना का मतलब नॉलेज होता है, वो भी रूट वर्ड है, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। और वहीं से ये शब्द पैदा होता है कि इंसान जो है वो अपने अंदर ही क्या है? बटा हुआ है और फटा हुआ है। उसी को हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड डिसोनेंस। तो आप जब थोड़ा सा गहराई में उतरते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि ओके क्या मतलब है इसका। आइए आज एक और वर्ड करते हैं, एक और ग्रुप करते हैं हम बेसिकली। ये भी बहुत परेशान करता है और पेपर में भी बहुत नजर आते हैं ये, फिलर्स में भी। टैसिटर्न
laconic and reticent। तीन शब्द हैं आपके साथ और तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का लेना देना कम बोलने से होता है, लेस स्पीकिंग से जुड़ा हुआ है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि पेपर में दिया जाएगा? बिकॉज जो रटने वाला बच्चा होगा वो रट के जाएगा, अच्छा कम बोलने वाले को ये बोलते हैं। अब एक वर्ड कहीं मिलेगा, बाकी के दो वर्ड उस किताब में सिनोनिम की लिस्ट में हो जाएंगे। ठीक है साहब, उसको पता करना, ग्रामेटिकल प्रोफाइल का डिफरेंस है भाई असेंट और एसेंट में। डिसोनेंस रिपीट कर दीजिए सर। डिसोनेंस देखो कॉन्सोनेंस का अपोजिट था गर्वित, और वही बात मैंने कही कि कॉन्सोनेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज बिल्कुल मेल में चल रही है, अकॉर्डेंस में चल रही है, हार्मनी में चल रही है, वो बिल्कुल एक साथ है, फ्रीक्वेंसी उनकी बराबर है, तो वो क्या है? कॉन्सोनेंस। और जब डिसोनेंस हो जाएगा इसका मतलब चीजों का मेल मिलाप नहीं है। और मैं वहां पे जो समझा रहा था एक साइकोलॉजी का टर्म जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस इस्तेमाल होता है, तो वही मैं कह रहा था कि जो बेचैन इंसान होते हैं, जो अपने अंदर ही लगातार कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा उनको क्या करना है, तो वही उसी के लिए शब्द आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी को कैसे यूज करें शिवम, बिल्कुल इसके बारे में ही बताऊंगा, डोंट वरी। अब इधर जरा ध्यान दीजिए आप कि पेपर में अगर ये तीन शब्द आपको मिल जाएं, क्योंकि तीनों का मतलब कम बोलना है, लाइन पढ़ के पता लग रहा है मुझे कम बोलने वाले के लिए ही शब्द चाहिए, बट यू डू नॉट नो व्हाट्स द डिफरेंस, आप हाथ खड़ा कर देंगे। और इस वोकैबुलरी से पता है ये सब मेंस लेवल की तैयारी हो रही है आपकी, ये सब SBI PO के मेंस लेवल के वर्ड हैं, या CGL मेंस में भी आ सकते हैं कुछ फिलर्स में, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चंस में कुछ चंक डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस का होता है जो मेरिट वाले बच्चों के लिए होता है। तो ये सारे शब्द उस कैटेगरी के शब्द हैं। टैसिटर्न, लैकोनिक, रेटिसेंट। आइए जरा इन शब्दों को समझते हैं। देखो ये जो टैसिटर्न वर्ड है, ये इंसान कैसा होता है? ये इंसान एक्चुअली प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। यानी अगर आप इस इंसान से बात करेंगे ना, तो ये आपकी बात को सुनेगा भी नहीं, इवन ये सुनने की एक्टिंग करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर पे कोई सेल्समैन आया एंड वो कोशिश कर रहा है कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचने की, और आप उसकी बात में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बस वो जो कहते हैं ना एक बेसिक कर्टसी की वजह से अब घर में आ ही गया है तो आपको कुछ तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो आप हाँ कुछ इस तरीके से करके टाइम पास कर रहे हैं, और वो बेचारा बड़ी शिद्दत से अपने काम में लगा हुआ है। तो उस समय आपको क्या कहा जाएगा? यू आर अ टैसिटर्न स्पीकर। टैसिटर्न ऐसे ही स्पीकर को हम कहते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं होता, और वो बहुत ही टैसिट रिस्पॉन्स देता है, ठंडा रिस्पॉन्स देता है। अच्छा अब देखो ये टैसिटर्न वर्ड्स है ना, ये तो खैर स्पीकर हो गया, ये आपका नाउन बन जाएगा, लेकिन यहीं से एक शब्द और पैदा होता है टैसिट। अब देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, ये आपका एडजेक्टिव है एक्चुअली। और किन किन शब्दों के साथ जोड़ी बन जाती है इसकी? जैसे हम कह लेते हैं कि टैसिट के साथ टैसिट अग्रीमेंट है, टैसिट अग्रीमेंट है, या टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको मैं जोड़ियां बता रहा हूं कि शब्दों के साथ किस तरीके से जोड़ी बनती है, और जोड़ियों को पता है क्या कहते हैं टेक्निकली? आज आपने कॉनोटेशन भी देखा, इसको कहा जाता है कॉलोकेशन। कॉलोकेशन कहते हैं हम। कॉलोकेशन का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह जो बाय डिफॉल्ट यानी इन जनरल एक साथ इस्तेमाल हो। तो टैसिट का इस्तेमाल हो जाता है इनके साथ, टैसिट अग्रीमेंट या टैसिट अंडरस्टैंडिंग। अब जरा इसका मतलब समझो क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में बिना कुछ बोले ही समझ होती है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, तो वो टैसिट अग्रीमेंट है। अब जैसे घर की ही सिचुएशन ले लो आप, आपको पता है कि आपकी मदर जो है वो कैसे अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं। अब घर पे बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी तो क्या बचपन में क्या है कि भाई कोई गेस्ट आया हुआ है, अब माँ जो है वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती, तो बच्चे को आंख दिखा करके, और बच्चे को ये पता है कि मेरी मम्मी का इस तरह से आंख दिखाने का क्या मतलब है, तो ये माँ और बेटे के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, यानी बिना बोले ही बात समझ में आ गई। तो ये टैसिट वर्ड भी वहीं से पैदा हुआ है, टैसिट अग्रीमेंट या टैसिट अंडरस्टैंडिंग। अब दो पार्टीज के बीच में, जैसे आप देखें तो खासतौर से जो लोग इन तरह के कामों में होते हैं, स्पाइंग का काम जो करते हैं, राजीव मूवीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले इस साल,
तो खास तौर से जो लोग इस तरह के काम में हैं, इंटेलिजेंस के काम में हैं, उनके आपस में कोड वर्ड होते हैं और उन्हें वो बिना बोले भी कई बार बहुत सारी सूचनाएं दे जाते हैं, चाहे वो जेस्चर्स, पोस्चर्स, राइट, हैंड मूवमेंट, इन तरह से वो बात करते हैं। तो बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जा रहे हैं। तो वो क्या है? वो टैसिट अग्रीमेंट है, टैसिट अरेंजमेंट है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और कैसे पता चलेगा? एडजेक्टिव और रुत का सवाल बहुत जाहिर है भाई। अग्रीमेंट वर्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग वर्ड क्या है? यहाँ पे ये नाउन है। ये नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव ही आएगा। तो इसके लिए जो मेरे ग्रामर के बैचेस हैं वो ज्वाइन करें आप, जो इंग्लिश स्पेशल आता है, ठीक है? तो वो चीज़ें बिल्कुल पक्की हो जाएंगी, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है वो आप तभी समझोगे वोकैबुलरी जब ग्रामर पे आपकी कमांड पक्की है। अब आइए, अगला शब्द है हमारा, हाँ, टैसिटर्न स्पीकर, somebody who is not interested in conversation। और ये इंसान ना एक अच्छा लिसनर भी नहीं होता। कई बार होता है कि आप बात नहीं कर रहे तो कम से कम आप लिसनर अच्छे हो, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन ये लिसनर भी नहीं होता। ये बिल्कुल ही चुप रहता है और सुनने की या बात करने की एक्टिंग कर रहा होता है ये, ठीक है? सो अगला वर्ड आपके पास है लैकोनिक। और लैकोनिक का क्या मतलब होता है? इसका सेंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेस स्पीकिंग तो सारे ही हैं, बट ये लेस स्पीकिंग है इसके अंदर। स्पीकिंग तो लेस है बट मोर सेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाले को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लैकोनिक स्पीकर, राइट? इसका मतलब यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस। इसके पीछे पूरी कहानी है, अगली क्लासेस में देखेंगे। तो मतलब वही है कि जब आप यूजिंग फ्यू वर्ड्स, ना के बराबर शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करें। और इवन बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जो हमारे एसे राइटिंग के पेपर होते हैं, इवन सिविल सर्विसेज के अंदर, उसमें आपको लैकोनिक टाइटल्स दिए जाते हैं जिनमें आपको एसे लिखना होता है। जैसे मैं अगर बात करूं एक लाइन की, जो कि हम कॉम्प्रहेंशन बैच में जब क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो सीखते हैं कि समथिंग which has all the colors does not have even a single color। और मान लो इसी पे कह दिया जाए, बेटा इस लाइन के ऊपर 2000 वर्ड का एक ऐसे लिखें आप। फिर से रिपीट करता हूं, समथिंग which has all the colors does not have even a single color। यानी जिसके पास हर तरह के रंग होते हैं उसके पास कोई रंग नहीं होता। अब ये अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे अपना ऑब्जेक्टिव दिमाग लगाओगे तो बात पल्ले पड़ेगी नहीं। आप कहोगे तुम कहना क्या चाहते हो भाई? जिसके पास हर तरह का रंग होता है उसके पास कोई रंग नहीं होता। जब कोई रंग भी नहीं है, हर रंग है, ये कैसे हो रहा है? ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं। लेकिन ये वही बात, ये फिलोसॉफिकल बातें हैं। और फिलॉसफी किसी दूसरे दुनिया की बात नहीं होती। फिलॉसफी का मतलब ही होता है, रूट वर्ड हम करेंगे, फिलो इज लव एंड सॉफी इज विजडम। यानी जब जीवन को जीवन जैसा है वैसे दिखने की ताकत आ जाए तो उसी को फिलॉसफी कहते हैं। हम जीवन को रंगीन चश्मों से देखते हैं, यानी जो दूसरों को दिया हुआ ज्ञान है, जीवन ये होता है। खुद अपनी आंखों से देखो, वही फिलॉसफी होती है। अब देखो इस बात को जरा साइंस से प्रूव करो। लैकोनिक लाइंस, ये आपका प्रिज्म है और प्रिज्म से जब आप व्हाइट लाइट को गुजारते हो, ये व्हाइट लाइट है, तो आपको क्या मिल रहा होता है भाई? व्हाट यू गेट विबग्योर, राइट? ये विबग्योर है आपके पास। और आपको पता है कि भाई ये जो विबग्योर है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि भाई व्हाइट लाइट ही उन सारे रंगों का स्रोत है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यही विजिबल रेंज है। इवन हमें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड तक नहीं दिखाई देते, और स्पेक्ट्रम तो अभी और बड़ा है। इसका मतलब बहुत कुछ है जो हमारी देखने की क्षमता से बाहर है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट जितने हमें थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, और वो मिलियंस ऑफ कलर्स आपको पता है जो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है, वेवलेंथ बैंड है इनका, उसमें उनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से बहुत सारे कलर निकलेंगे।
जैसे गर्ल्स को, लेडीज को बड़ी समझ होती है ना कलर्स की, तो भाई ये कौन सा पिंक है तो ये, या रेड कौन सा है तो ये ब्रिक रेड है, तो ये ब्लड रेड है, तो ये पीच रेड है। यानी आंखों से दिखने वाले सारे रंग इन्हीं 7 रंगों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, और इन सारे रंगों का जो स्रोत है व्हाइट लाइट, उसका तो कोई रंग नहीं है। तो जिसके पास हर तरह का रंग होता है वो भिखारियों की तरह 2-4 रंग लेके हल्ला गुल्ला नहीं करता, राइट। वो स्रोत है, वो सोर्स है, सोर्स के पास हर तरह का रंग है। या यहीं से कह दो आप कि कोई चीज जो हर जगह है वो कहीं नहीं है। समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। अगेन दिस इज द लाइन, एंड दैट इज वाई गॉड को क्या कहा जाता है? ऑमनी प्रेजेंट। जो हर जगह प्रेजेंट है इसीलिए कहीं नहीं दिखता। तो जो हर जगह होता है वो कहीं नहीं होता। आप इस समय क्लास देख रहे हो बिकॉज आप क्लास देख रहे होगे। अब ऐसा नहीं कि इस समय आप अपने स्कूल में भी होगे या प्ले ग्राउंड में भी होगे या घर पे खाना खा रहे होगे। आप एक काम एक ही टाइम पे कर रहे हो। सो जो हर जगह होता है वो कहीं नहीं होता। अगर मैं इसी बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से लिखूं, इसी बोर्ड पे व्हाइट मार्कर से लिखूं, तो आपको कुछ नजर आएगा क्या? क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है, लिखने वाला मार्कर भी व्हाइट है, हर जगह व्हाइट ही व्हाइट है। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज व्हाइट इज एवरीवेयर, सो व्हाइट इज नोवेयर। हर जगह है तो कहीं नहीं है। इसी को कहते हैं लैकोनिक। और आजकल पेपर्स में इन तरह की बातों का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। और अब आ जाइए रेटिसेंट शब्द को समझते हैं। तो लैकोनिक आपको समझ में आ गया, कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करना। और जो रेटिसेंट होता है ये कैसे लोग होते हैं? अनविलिंग टू स्पीक, या बिल्कुल अनविलिंग टू है ही है, लेकिन किस चीज के लिए? अबाउट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, अबाउट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। बात समझ में आई? बिल्कुल सौरभ, IAS मेंस में होता है। Actually, I started my career with CAT, GMAT and Civil Services kind of exams. तो मेरे करियर की शुरुआत ही एज अ ट्रेनर या टीचर इंग्लिश के उन एग्ज़ाम से हुआ जो देश के टॉप लेवल के एग्ज़ाम हैं। तो इसीलिए आपको जब आप इन बैचेस में पढ़ते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि SSC PO में तो कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे। लेकिन वही बात कि SSC PO हर एग्ज़ाम तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर आपकी तैयारी उस लेवल पे नहीं रही तो आप नीचे ही रह जाओगे। तो यही कोशिश है, और आप लोगों को बिल्कुल धन्यवाद भी कि इस कोशिश को आप पूरी इज्जत दे रहे हैं और समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो देखो, रेटिसेंट व्यक्ति कौन होता है ये आपको समझ में आ गया। अब रेटिसेंट आदमी क्या होगा? जैसे मान लो आपके ऑफिस में कोई काम करता है और वो इंसान जो है ऑफिस के काम में तो बहुत अच्छा है। इफ वी टॉक अबाउट द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, द पर्सन इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, वो आपसे अच्छे से बात करता है। लेकिन जब आप उसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हो, आप उसके थॉट्स, फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो फिर वो आपसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता, वो आपसे ओपन अप नहीं होता। ऐसे कम बोलने वालों को हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट। ये लोग रिजर्व नेचर के होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, रिजर्व नेचर का आदमी है, यानी जितना काम की बात होगी उतना ही करेगा। ऑफिस में काम कर रहा है, काम की जितनी बात है, ये नहीं कि वो दोस्तों के साथ ही हा कर रहा है, पार्टी कर रहा है, वो नहीं। काम के समय काम, उसके बाद चुपचाप अपने घर, फिर सुबह आया। काम में बातचीत में अच्छा है, बट द पर्सन इज बाय नेचर अ बिट रिजर्व्ड एंड डज नॉट ओपन अप हिमसेल्फ, एंड अपने इमोशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में आपसे कुछ खास बात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? रेटिसेंट। और ये है वोकैबुलरी। इस लेवल पे जब कमांड होगी शब्दों के ऊपर, तब जा करके आप जो मर्जी पेपर लिखो यार, आपको कहीं नहीं फंसने वाले आप। तो एक बार क्विक रिवीजन इसका। टैसिटर्न क्या है? बातचीत में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सेल्समैन वाला उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो पूरा शब्द अंदर रहेगा। और उसी से टैसिट वर्ड भी निकाला, टैसिट अग्रीमेंट, टैसिट रिस्पॉन्स। बिल्कुल वो ऐसे ही कि जैसे आप कहीं पे जॉब लेने जाओ, ठीक है, आपका सारा प्रोसेस हो गया, दिन भर आपने अलग अलग स्टेजेस पार किए, रिटन टेस्ट हो गया, मतलब नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, फिर टेक्निकल टेस्ट हुआ, फिर टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, लास्ट में आपको HR के पास जाना था। आप बड़े अरमानों से गए कि नहीं 5 बज गए हैं, अभी HR मुझे बड़ी अच्छी सूचना देने वाली है कि आपको तो ये नौकरी मिल ही गई। और HR वहाँ पे कहे कि वी विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। आपको समझ में आ गया अब
कि मेरी नौकरी यहाँ नहीं लगी है. सो दिस इज अ टैसिट रिस्पॉन्स एंड यू नो द व्हाट्स द मीनिंग. अब वो मुंह पे ये तो कह नहीं सकती कि नहीं तुम्हें नौकरी नहीं मिली. यू कुड नॉट क्लियर आवर स्टेजेस एंड प्रोसेसेस. तो वो मुंह पे ऐसा कहेंगे नहीं. और वो उन्होंने कह दिया कि वी विल गेट बैक टू यू व्हेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट. जब भी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे. तो इस बात से आपको एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होगी, बिना कहे ही हो गई, बिना बोले ही हो गई कि मुझे नौकरी नहीं मिली. इसको टैसिटर्न याद रखिए. लैकोनिक आपको बड़ा अच्छा मैंने एग्जाम्पल भी दिया, फिलोसॉफिकल और साइंस. इसीलिए देखो एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. ये तो हमारी मेंटल हैंडीकैप्डनेस है कि हम समझते हैं साइंस दूसरी चीज़ है और बड़ी महान है और लिटरेचर और फिलॉसफी बड़ी घटिया चीज़ है. ये तो अभी भारत देश 70 साल हुआ, बहुत उम्र नहीं होता एक आज़ाद देश के लिए. और दिमागी रूप से गुलाम होना सबसे बड़ी समस्या है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. साइंस एंड लिटरेचर और फिलॉसफी जो भी है, ये दो तरह के रास्ते हैं जो आपको पहुंचाते हैं एक जगह पे हैं. और ये तो बिल्कुल फैक्चुअल 20th सेंचुरी की बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट और रविन्द्रनाथ टैगोर एक लिटरेरी आइकॉन, और दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं. थोड़ा पढ़िए, सुनिए, समझिए तो मजा आएगा. सो लैकोनिक, कम बोलना लेकिन ज़्यादा मतलब होना, कम शब्दों में बड़ी बातें कहने वाला. और रेटिसेंट शब्द आपको मैंने बता दिया, एग्जाम्पल ऑफिस का दे दिया, लोगों का दे दिया कि नॉर्मल ऑफिस के काम में काम से काम रखते हैं, कम बातें करने वाले होते हैं. पर्सनल चीज़ों के बारे में तो थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स के बारे में तो आपसे जनरली ये बात करेंगे ही नहीं. जब इस तरह से कम बोलने वाले की ज़रूरत हो किसी क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, तो आप इनके साथ जाएंगे. सो दिस कंक्लूड्स टुडेज सेशन, राइट. और बाकी किस तरीके से आपको बुक्स पढ़नी है या क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में अगले सेशन में बात करेंगे. आज तो मैंने वैसे, मुझे था कि एक रूट वर्ड भी कर लूं, लेकिन आज के शब्द बड़े भारी भारी से थे और इन शब्दों को आपको देखने को पेपर में बहुत मिलेगा. जैसे हमारे एक दोस्त ने कहा कि कल उन्हें एसएससी के पेपर्स में वो सारे वर्ड दिखाई दिए जो कल ही किए थे, तो मैंने आपको कहा ही था. तो रूट वर्ड्स भी आप वो सारे कर लोगे और फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अनदेखा सा लगे आपको. और ओवरऑल आपकी अब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. रटने के बोझ से आप बिल्कुल ही बच जाओगे, उस बोझ से अभी तक बहुत दबे हुए थे. सो योर अंडरस्टैंडिंग विल इम्प्रूव, राइट. सो यस, संडे इज हॉलीडे. अजय, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच. एंड अगेन फिर वही बात कहूंगा, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग. थैंक यू वेरी मच.